आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। जो हमारे क्लाइमेटिक पैरामीटर्स चल रहे थे उसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। और एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ थिन एनवलप होता है। थिन एनवलप, दिस इज अ थिन एनवलप और मेम्ब्रेन ऑफ एयर अराउंड द प्लैनेट। ओके, और ये हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर जो है वो एक तरीके से किसका पार्ट है? हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बायोस्फीयर का पार्ट होता है। बायोस्फीयर में हमारे तीन कॉम्पोजिशन आते हैं। एक होता है लिथोस्फीयर, दैट लैंड सरफेस एरिया, द हाइड्रोस्फीयर, द कंप्लीट वाटर एलिमेंट्स ऑल ओवर द एरिया, and the next and the third one is atmosphere, what we are discussing about this atmosphere. Okay, so actually अगर कहा जाए atmosphere, it is a very essential part of biosphere and it is kindly composed of mixture of, this atmosphere is composed of a mixture of different gases, राइट। और जिसमें आप लोगों को पता है कि अगर गैसेस की भी हम लोग बात करें तो गैसेस में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेजर होते हैं एंड द अदर वन इज CO2, ओके, विच इज ऑलमोस्ट 0.03 to 0.05%। और अगर हम लोग कहें आपके एटमॉस्फेयर में इन गैसेस के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, तो क्या प्रेजेंट हो सकता है? वाटर वेपर हो सकता है प्रेजेंट, ये भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये सब हो सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं, हैलोजेंस ऑफ लाइक क्लोरीन, ट्राइक्लोरोइथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो ये सारे हैं, अमोनिया गैस है। तो बहुत ही मिक्सचर है गैसेस का जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कहा जाए देयर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरोसॉल विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। these are actually, aerosols are what? These are actually the suspended particles of dust, sea salt, smoke, या कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, तो ये कहलाते हैं एरोसॉल्स। और ये एरोसॉल्स कहाँ से बन सकते हैं? ये हो सकते हैं नेचुरली भी बन सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन की वजह से भी एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हो सकते हैं एरोसॉल्स के फॉर्मेशन के लिए। और अगर देखा जाए ऑन की एटमॉस्फेयर को हम लोग पूरे 4 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली, जैसे कि आपका पहला हो गया, द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर, मेनी ऑफ यू must be aware of these things, mesosphere, and the fourth one is thermosphere. तो ये हमारे 4 एटमॉस्फेयर के वर्टिकल लेयर्स हैं। और अब हम इनको आगे देखते हैं तो हमारे पास ये पूरे दिख रहे हैं। और आउटर मोस्ट में एक्सोस्फेयर भी होता है, ये आपका अर्थ है। और आप देख रहे हैं ये पूरी एटमॉस्फेरिक लेयर है, द फर्स्ट वन ऑफ विच इज ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर जो है वो क्या है? इट इज जस्ट अबव, अगर देखा जाए इट इज जस्ट अबव द अर्थ, राइट। सरफेस जो है अर्थ का उसके तुरंत
जस्ट अबव जो पहली लेयर है वो ये है, और ये लगभग जो है आपके 60 किलोमीटर अगर देखा जाए तो इसका जो लेयर है वो लगभग 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक की रेंज तक ये है, राइट। और कहा जाए ये जो 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, मतलब कहने का सेंस ये है, इक्वेटर से लेंगे तो हम उसको 16 किलोमीटर और जस्ट सरफेस से ले रहे हैं तो ये 8 किलोमीटर, राइट। अबव है आपके इक्वेटर और अर्थ सरफेस से इक्वली रिस्पेक्टिवली। डिफरेंस जो है वो अगर देखा जाए यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में है, तो अगर बात की जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहीं पर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ट्रोपोस्फियर में ही सरवाइव करते हैं। और अगर देखा जाए कि जो वेदर और क्लाइमेटिक फेनोमेना के लिए यहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर लेयर एक तरह से इम्पॉर्टेंट कॉज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेनफॉल, देख रहे हैं जो भी वेरिएशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे इमेज में ही आपको दिख रहा है कि ट्रोपोस्फियर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। क्लाउड का फॉर्मेशन हो सकता है, दिस इज क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल हो रही है, लाइटनिंग, थंडरिंग, हॉट एयर बैलून जो होता है वो कहाँ पर उड़ सकता है, वो ट्रोपोस्फियर में उड़ता है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि एक इन्वर्शन लेयर यहाँ पे पाई जाती है, राइट, जिसको आप कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज जो है वो एक तरह से एक लेयर है जो कि दिस कैन बी ट्रोपोपॉज लेयर, एक इन्वर्शन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो भी ओजोन की डिप्लीशन की वजह है वो यहाँ से ही रिलीज हो रहे हैं और स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच रहे हैं। अगर हमारी ओजोन लेयर की बात करें तो वो स्ट्रेटोस्फियर में ही प्रेजेंट होती है, ओके। तो लगभग अगर देखा जाए 75 to 80% जो है मास ऑफ अर्थ एयर इज फाउंड इन ट्रोपोस्फियर। तो 75 to 80% जो है मास ऑफ अर्थ एयर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर ओनली। अब हम लोग बात करते हैं कि जो टेम्परेचर का क्या होता है। अगर हम लोग बात करें ट्रोपोस्फियर में तो हम लोग कुछ इस तरीके से देखते रहेंगे और इंटर रिलेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं विच इज 20, 40, 60, 80 एंड 100। एक्स एक्सिस पे इट्स -100, -80, -60, -40, -20, 0, +20। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ ये जो आपका एरिया है, और यहाँ पे हम 20 के आसपास ही यहाँ पे बना देते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ एरिया ऑफ, ये जो है ट्रोपोपॉज लेयर है, यानी यहाँ पर ये क्या है पूरा, ये ट्रोपोस्फियर का आपको दिखा रहा है। तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर मेंशन है इन डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे क्या मेंशन है आपका एल्टीट्यूड इन किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फियर लेयर में जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं तो पहले टेम्परेचर मान लीजिए +20 है, तो ये लगभग ऊपर जाते जाते इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो ये आपका वेरिएशन दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है ट्रोपोस्फियर में।
तो यहाँ पे आप क्या देखें, लगभग -50 -60 तक पहुंच जाता है ट्रोपोपॉज तक लगभग। उसके बाद हम यहाँ पे ही हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं किस तरीके से। अब उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लगभग अगर 50 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो 50 किलोमीटर तक आपकी यहाँ पे लगभग आ जाएगी स्ट्रेटोपॉज लेयर, यानी इतना जो है ये आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। तो ये जो पूरा है एक तरह से टेम्परेचर प्रोफाइल दिखाया जा रहा है वर्टिकली, सभी लेयर का किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है या वैरी कर रहा है। तो अब हम लोग स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाते हैं, तो लगभग आपका जो टेम्परेचर है वो फिर से गिरना शुरू होता है और वो लगभग 0 से थोड़ा -10 तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं कि फिर से, क्योंकि वर्टिकली हम मूव कर रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, तो अब लगभग यहाँ तक आते आते यहाँ पे 80 किलोमीटर तक लगभग लोग एक और लेयर बना देते हैं विच इज मेसोपॉज। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, मेसोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेसोस्फियर तक आते आते लगभग, सॉरी स्ट्रेटोस्फियर में -20, हाँ ओके, बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे फिर लोअर होने लगता है, लगभग -80 तक गिर जाता है, यहाँ तक इस तरीके से वैरी करता है। उसके बाद जो है आगे की जो थर्मोस्फियर है, टेम्परेचर अब फिर से बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दिया है कि बढ़ रहा है। कहने का सेंस ये है कि ट्रोपोस्फियर में हम देख रहे हैं कि घट रहा है जैसे जैसे एल्टीट्यूड की तरफ बढ़, फिर देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर में फिर से बढ़ना शुरू हुआ, राइट। तो पहले तो बहुत ज्यादा कम हो चुका था, वो फिर से बढ़ना शुरू हुआ। मेसोस्फियर में हम देख रहे हैं फिर से घटना शुरू हुआ और फिर थर्मोस्फियर में वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, थर्मोस्फियर। तो ये हमारे पास जो एक प्रोफाइल आपको दिख रहा है, ये पूरा एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, विच इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ काइंड ऑफ टेम्परेचर प्रोफाइल। ओके, तो अब हम लोगों के पास ये एक आइडिया मिल गया है। अब हम लोग और रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग देख चुके हैं जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फियर में वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड और हाइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो और लगभग अगर देखा जाए इट वाज बीइंग कैलकुलेटेड कि लगभग 165 मीटर जब मूव करते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ड्रॉप होता है, ठीक, या कह सकते हैं 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ड्रॉप हो रहा है। इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स और रेट ऑफ टेम्परेचर। ये जो है इसी को क्या कहते हैं, यानी हर 165 मीटर आप मूव करें और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप कर रहा है, ये ध्यान में रखना है, ड्रॉप कर रहा है, और किलोमीटर के हिसाब से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल रेट में, क्योंकि देखा था ना हम लोग ने लीनियरली हमें दिख रहा है कि किस तरीके से ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पे इसी को हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो और ये हम लोगों को एकदम एक आइडिया भर हो गया है कि किस तरीके से जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे एवरेज मूवमेंट हो रहा है, सॉरी डिक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर का। अब हम लोग अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। तो ट्रोपोपॉज लेयर के जस्ट बाद शुरू हो जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। जब हम लोगों ने बात की लगभग 50 किलोमीटर तक ये अर्थ सरफेस से दूर रहता है, राइट। यहाँ पे भी जो है लाइफ सस्टेन की जा सकती है। और यहाँ पे जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ओके, लगभग 22 किलोमीटर, ओके।
ओजोन जो है ये रेजिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग ने बात की भी थी यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन में भी हम लोग ने बात की थी यूवी रेडिएशन यूवी बी एंड यूवी सी के लिए। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे जो है हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से टेम्परेचर क्या हो रहा है, फिर से मूव कर रहा है बढ़ते हुए क्रम में। तो देख रहे हैं -60 तक था, अब 5 डिग्री तक मूव कर रहा है। यहाँ पे माइल्स में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे एरोप्लेन जो दिखाया है, एयरप्लेन दिखाया है, ये यहाँ नहीं, बट अगर देखा जाए कि बेसिकली पायलट जो है वो प्रेफर करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वेदर फ्लक्चुएशंस जो है वो रिलेटिवली लो होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं अपने मेसोस्फियर में। तो मेसोस्फियर में हम लोग देखते हैं, मेसोस्फियर लगभग 80 किलोमीटर ऊपर होता है आपके अर्थ सरफेस से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फिर से एक मेसोपॉज लेयर मिलती है। मेसोस्फीयर जो है मेटेरॉइड्स को रोकने में मदद करता है। और टेम्परेचर की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। मेसोस्फीयर में बेसिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये कुछ बातें मेसोस्फीयर के बारे में ध्यान में रखनी है। और फिर हम लोग मूव करते हैं थर्मोस्फीयर। तो लगभग 200 किलोमीटर तक हमारी जो है ये थर्मोस्फीयर लेयर आ जाती है। राइट, यहाँ का टेम्परेचर हम लोग आप उसमें देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे और मूव करेंगे तो फिर एक जो टर्म है इसी से रिलेटेड आने लगता है, विच इज़ आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जो है एक तरह से मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को स्पैन करने वाली एक जो है वो है आइनोस्फीयर। सॉरी, दिस इज आइनोस्फीयर। और ये जो है ये जो लेयर है आइनोस्फीयर, ये एब्जॉर्व करती है आपकी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज और कुछ अमाउंट में यूवी रेज भी आइनोस्फीयर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और लगभग अगर देखा जाए थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और एक्सोस्फीयर एकदम आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि लगभग आपकी 500 किलोमीटर दूर तक है। और ये एक तरह से कहा जाए ग्रेविटेशनल, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस की उससे दूर हैं, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेसशिप जो है एक्सोस्फीयर में प्रेफरेबली मूव कर रहा है। So these are some detailings of the layers of atmosphere. So this is more than sufficient what we have discussed. और उसके बाद हम लोगों का एक और दो चीज़ें और जो रह गई हैं, वाटर और विंड जो है वो उतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर भी जैसे एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे वाटर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वाटर में आप ध्यान में रख सकते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे फॉर एग्जांपल कि रेनफॉल क्या होता है। जैसे मैं लिख देती हूँ, रेनफॉल, रेनफॉल है टर्म विच इज बीइंग रिलेटेड टू दिस। ड्रिजल है, ड्रिजल है। फिर देयर इज ड्यू, देयर इज स्नो, then there is hail. So these are some terminologies which are related to water. तो rainfall क्या होता है, drops of water which are basically more than 0.5, it is more than 0.5 mm diameter. Drizzle क्या होता है, these are fine drops and these are less than 0.5 mm diameter. And what is dew? It is formed due to the condensation of moisture. Condensation of moisture
ऑन एनी ऑब्जेक्ट सरफेस। तो हम लोग देखते भी हैं कभी कभी ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से एक वाटरी लेयर या ड्रॉप्स ओरिजिनेट हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। स्नो क्या होता है, मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर जब सॉलिड स्टेट में आ जाता है, मॉइस्चर जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं स्नो। हेल क्या होता है, दीज आर एक्चुअली स्मॉल पीसेस ऑफ आइस, स्मॉल पीसेस होते हैं आइस के, स्मॉल पीसेस ऑफ आइस, एंड एक्चुअली इट्स रेंजेस बिटवीन 5 to 50 mm ऑफ डायमीटर। तो दीज आर सम रिलेटिव टर्म जो कि यूज होते हैं, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान में रख सकते हैं। जैसे रेन गैस जो होता है वो रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज होता है। रेन गैस इज एन इंस्ट्रूमेंट which is being used to measure the amount of rainfall occurring। तो और जैसे होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए देयर आर लाइक हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोग्राफ है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोग्राफ, कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे ओरिजिनेट हो जाते हैं, राइट, हाइड्रोग्राफ या साइक्रोमीटर, ये सभी क्या होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। या वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, वेट एंड ड्राई बल्ब, वैसे थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर के लिए, बट वेट एंड ड्राई बल्ब जो है वो यूज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। आई थिंक एक और है कि जैसे बात होती है, इससे रिलेटेड टर्म होता है प्रेसिपिटेशंस है, ये है, बट हम लोग को इतना काफ़ी है क्योंकि जो हमारे लिए पैरामीटर इम्पोर्टेंट थे वो सभी हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें विंड की, तो जो भी मूवमेंट हम देखते हैं एयर में तो उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग विंड कहते हैं। तो विंड में भी अगर हम लोग कहें कि विंड को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो वो यूज होता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यूज होता है, ओके। और उसके बाद जैसे कुछ और टर्म्स हैं कि सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड, when the sand is moving close to the ground, sand is moving close to the ground, close to the ground, ओके। तो ये कुछ ये टर्म्स हैं। अब जैसे होता है जो टाइफून है वो बेसिकली कहाँ पे से अराइज होता है, तो टाइफून नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन से अराइज होता है टाइफून, टाइफून क्या है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, तो ये है। टॉर्नेडो क्या होता है, ये एक टॉर्नेडो, टॉर्नेडो जो होता है ये वायलेंटली एक्चुअली रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, है ना, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, ठीक। और इसमें क्या होता है, क्लाउड बेस भी होता है, क्लाउड बेस एंड सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। और वैसे वाटर और विंड का स्पेसिफिक रोल जानते ही हैं, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पर सारे फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल सारे प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका रोल है, तो वो सारी चीज़ आपको पता ही है।
दूसरी चीज़ अगर हम लोग विंड का देखें तो विंड भी अगर देखा जाए एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन या इंटरनल एनाटॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये भी डिस्पर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीड डिस्पर्सल या, राइट। तो ये हम लोग को आइडिया है। तो इस तरीके से सिर्फ वाटर और विंड में हम लोग को बहुत और डिटेलिंग्स नहीं करनी है, और बाकी जिनकी डिटेलिंग्स करनी थी हम लोग अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हुआ क्लाइमेट में आने वाले सारी चीज़ें। अब कहीं कहीं पे रेनफॉल की बात अलग की जा सकती है, क्योंकि रेनफॉल भी एक अलग पैरामीटर हो जाता है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है क्लाइमेट के रिगार्डिंग। और दूसरा प्रेसिपिटेशन भी पैरामीटर हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो जाती है। तो उतना हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एक ओवरऑल क्राइटेरिया जो हम लोगों ने शुरू किया था, तो वो हमारे लिए जो मेन हम लोगों ने किसकी बात की थी यहाँ पे, जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोगों ने सभी चीज़ों को, लाइट को कवर किया डिटेल में, टेम्परेचर को कवर किया डिटेल में, एटमॉस्फेयर को कवर किया, देन वाटर एंड विंड। अब हम लोग का नेक्स्ट होगा एडाफिक एंड टोपोग्राफिक। तो एडाफिक की थोड़ी डिटेलिंग करनी होगी, बाकी दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज।